तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.2। ठीक है, तो 3.2 बेसिकली बेस्ड है कि आप इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन का नेचर कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ से बात करें, सबसे पहले हम ग्राफ से बात कर लेते हैं कि दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं। दो इक्वेशन के सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, जब उनका ग्राफ अगर सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा जहाँ पे वो कट कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर उनका ग्राफ में जो लाइनें बन रही हैं वो पैरेलल लाइंस है, तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर थर्ड वाला क्या है कि अगर एक के ऊपर एक बन रही है, मतलब दोनों लाइनें एक के ऊपर एक बन रही है, तो इस केस में कोई भी पॉइंट जो आप इस लाइन पे लेंगे वो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करे, बेसिकली यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है हर पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड करना जहाँ पे वो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी, वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और कैसे आइडिया लगा सकते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कंसिस्टेंसी कैसे चेक की जाती है। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है a1x1 a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट कब होगी? कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होना। ठीक है, सॉल्यूशन होना हो सकता है कि एक हो सकता है ज़्यादा भी हो। ठीक है, कंसिस्टेंट होगी, साथ के साथ यूनिक सॉल्यूशन होगा कब? जब a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो अगर मुझे दो इक्वेशन दे रखी है, अगर मुझे चेक करना है उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करूँगी कि ये दोनों रेशो निकालूंगी। अगर इक्वल नहीं आती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों रेशो जो है इक्वल आ जाते हैं, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो उस केस में क्या होगा? पैरेलल लाइन, जो हमने यहाँ पे सेकेंड केस पढ़ा, कोइंसिडेंट लाइन्स, थर्ड वाला जो था, ठीक है, वो वाला केस बनेगा और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड केस क्या है कि पहली रेशो दूसरी रेशो के इक्वल आ रही है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो ऐसे केसेस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन यहाँ पे कब मिला था? जब लाइनें पैरेलल थी। ठीक है, तो पैरेलल के कॉरस्पॉन्डिंग नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोइंसिडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे और इंटरसेक्टिंग के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे इसमें देखो ज़रा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th जो है किसी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द, आपको निकालना है कि कितने बॉयज़ ने पार्ट लिया और कितने गर्ल्स ने पार्ट लिया। ठीक है, टोटल 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब अगर मैं x गर्ल्स ले रही हूँ, y जो है बॉयज़ ले रही हूँ, तो दोनों का सम क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज 4 मोर देन, मतलब x इज y प्लस 4। ठीक है, x इज y प्लस 4, तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू y को उस साइड ले गए, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो दोनों इक्वेशंस को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, या एक की वैल्यू डाली दूसरी निकालते गए, एक टेबल बना ली। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लिया हमें, क्योंकि सोल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द सोल्यूशन, फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो इसका मतलब मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ में सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो कट कर रही है लाइन, तो इसका मतलब 7,3 इज द सोल्यूशन, और 7,3 इज द सोल्यूशन मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया। अब इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है? 5 पेंसिल 7 पेन 50 रुपए के आते हैं। ठीक है, और 7 पेंसिल 5 पेन 46 के आते हैं। तो आपको बताना है कि एक पेन कितने का आएगा और एक पेंसिल कितने की आएगी। तो वही एक्स एंड वाई ऐड कर लिया। ठीक है, एक्स एंड वाई ऐड कर लिया। 5 पेंसिल और 7 पेन 50 के हैं। ठीक है, और उसके बाद तो यहाँ से आपका पहली कंडीशन आ गई, और इसके बाद सेकंड कंडीशन से ये वाला टेबल आ गई। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ बना लिया। अब जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे ये कट कर रही है 3,5, वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो वो सोल्यूशन हो गया। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3 एंड y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। ये निकालना था आपको। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपको चेक करना है ये रेशोज को, अभी हमने मेथड पढ़ा रेशोज से कैसे चेक करते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है।
ठीक है। तो उसी से आपको बताना है कि ये लाइनें जो बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग बनेंगी, पैरेलल बनेंगी या कोइंसिडेंट बनेगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसका A1 5 है, इसका A2 7 है, ये -4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये -9 है। तो हमने A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 निकाल लिया। ठीक है। पर हमें पता चला कि A1/A2 जो है इक्वल नहीं है। जब A1/A2 इक्वल नहीं होता तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। सिमिलरली सेकंड में भी हमने A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 निकाले, तीनों इक्वल हैं। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में देखोगे तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल लिया। ये दोनों तो इक्वल हैं पर C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इस केस में नो सॉल्यूशन होंगे और लाइनें किस तरह की होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको यही चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, दोनों ही कंसिस्टेंट में आता है। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन ना हो। ठीक है। तो अगर आपके पास एक तो वो वाली कंडीशन नॉट इक्वल वाली, नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और दूसरी कि तीनों सारी की सारी इक्वल हों, ये वाली दोनों कब होंगी, कंसिस्टेंट के केस में होंगी। ठीक है। एक तो सारी इक्वल हो और एक A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो ये दो कंडीशन कंसिस्टेंट के केस में होंगी। और जो बाकी रह गई, जो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये किस केस में होगी, इनकंसिस्टेंट के केस में होगी। ठीक है। तो यही चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लिया, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंसिस्टेंट आ गया। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 निकाल लिया। अब ये इसके इक्वल नहीं है तो इस केस में नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड वाले में देखोगे तो इसमें भी A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लिया। अब A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट हो गया। अब इसके बाद फोर्थ में तीनों इक्वल आ गए, और तीनों इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन बनती है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट आ गया। ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ में देखोगे तो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 सारे इक्वल आ गए, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट हो जाएंगी।